चलें, प्रीवियस लेक्चर्स में क्लास में हम लोगों ने रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। कुछ याद है थोड़ा बहुत? अगर मैं इसको रिकॉल करूं, हमारा सबसे पहला जो लेक्चर था वो इस पे था, व्हाट इज मेंट बाय रेलेवेंट कॉस्टिंग, कि वो होते क्या है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी थी कि रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है। उससे नेक्स्ट हमारा लेक्चर था कि व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट व्हिच विल बी यूज्ड इन दिस चैप्टर, जिसमें हमने अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एटसेट्रा, हमने इन सब को डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर हमने रूल पढ़ा था कि हमारा जो मटेरियल है, कौन सी कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट होंगी और कौन सी इररेलेवेंट होंगी। इस पे हमने रूल पढ़े थे, रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल्स। फिर उससे नेक्स्ट में हमने पढ़ा था रूल्स फॉर रेलेवेंट कॉस्ट फॉर लेबर एंड सो ऑन। हम लोगों ने वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड को डिस्कस कर लिया था। इन सब को थ्योरेटिकली पढ़ने के बाद हमने न्यूमेरिकल पे 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे और इसमें मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा जो कि आपके जहन में आने वाले बेशतर सवालों के जवाब आज क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है? अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये। ठीक है? बड़े तवज्जो के साथ आप इसको सुनें और समझें। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सवाल भी दूंगा, वो अपने करने में है। ठीक है? गलत है दुरुस्त मेरा होगा, आपने जस्ट उसको अटेम्प्ट करके मुझसे शेयर करना है। जी, फ्लैश हार्ट रन्स अ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन्स। फ्लैश हार्ट एक बिजनेस को रन कर रहा है जिसका काम है एरोप्लेन को बनाना, जहाज वगैरह बनाना। He has recently completed a special custom built aeroplane. उसने रिसेंटली ना एक कस्टम बेस्ड एरोप्लेन को कंप्लीट किया है। कस्टम बिल्ड कहते हैं वो प्रोडक्ट जो रूटीन में आप उसको नहीं बना रहे, कस्टमर की ना कुछ मर्जी शामिल है, वो उसकी डिजाइन को चेंज करवाता है अपनी मर्जी के मुताबिक। आप इसको ऐसे समझ लें जैसे कुछ लोग गाड़ी परचेज करते हैं शोरूम से, जब लेकर आते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके टायर अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करवा देते हैं, जिसको कहते हैं मॉडिफाई करना। ठीक है? इसी तरह ये जो कस्टमर था ना, ये भी शौकीन होगा प्लेन का, इसने कुछ ना स्पेशल कस्टम बिल्ड आपको ऑर्डर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम इस पे ना रूटीन में ये काम नहीं कर रहे थे, उस शख्स ने हमें अपने मुताबिक चेंजेस बताई हैं। अच्छा देखें, जो चेंजेस वो को बता रहा है ना, वो उसकी अपनी पसंद है। हो सकता है किसी और कस्टमर की वो पसंद ना हो। देखें, कुछ लोगों को ब्लैक कलर की गाड़ियां पसंद है और कुछ को व्हाइट पसंद है। अब अगर मैं अपनी मर्जी से येलो कलर करवा लेता हूँ, हो सकता है मुझे तो पसंद है, किसी और को वो पसंद ना हो। तो याद रखिएगा, जो स्पेशल कस्टम बिल्ड होगा, इसका अपने ख्याल ये रखना है कि भाई ये उसकी पसंद है, किसी और को ये पसंद हो जरूरी नहीं है। He has recently completed a special custom-built aeroplane for a customer who has become insolvent. और वो ऐसा कस्टमर था कि इंसॉल्वेंट हो गया। देखो, इंसॉल्वेंट की वजह से उसको तो लॉस हुआ, उस कस्टमर को, वो बिजनेस डीलिंग में नहीं आ पाएगा, लेकिन हमें भी एक लॉस हो रहा है। और वो क्या लॉस है? जो उसने हमें ऑर्डर दिया हुआ है ना, वो हमसे अब नहीं खरीद सकता। भाई मैं तो उसको बना चुका, एरोप्लेन को, उसकी मर्जी के मुताबिक मैं उसको बना चुका। अब मैं क्या करूंगा उसको? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उस पर केस भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका हुआ है। बात समझ गए? अब मैंने अपनी किस्मत पे रोऊँगा, है ना? मैंने अपनी किस्मत पे रोना है। कभी एक आया था कस्टमर और उसने ऑर्डर भी दिया, और अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकता उसका। चलें खैर, कोई बात नहीं। एंड इज़ अनएबल टू टेक डिलीवरी, वो इसकी डिलीवरी भी नहीं ले पाया। फॉर्च्यूनेटली, एक होता है अनफॉर्च्यूनेटली, बदकिस्मती के साथ, ये कहता है फॉर्च्यूनेटली, खुशकिस्मती ये है, द कस्टमर हैड पेड अ नॉन रिटर्नेबल डिपॉजिट ऑफ 5000 पाउंड। उसने मुझे 5000 पाउंड नॉन रिटर्नेबल डिपॉजिट दिया, जिसको आप एडवांस पेमेंट कहते हो। मैंने उससे 5000 लिया, फिर मैंने काम शुरू किया, एडवांस हो गया, साथ वो कह रहा नॉन रिटर्नेबल है। भाई अब मैं इसको वापस नहीं करूंगा। अच्छा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास वो आता है और आकर कहेगा कि मुझे मेरे ये वाले पैसे दे दो, तो क्या मैं दूंगा? नहीं दूंगा मैं। ठीक है? इसको मैंने नाम दिया नॉन रिटर्नेबल डिपॉजिट। जो रेलिवेंट होंगे ना, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, जो इरेलीवेंट होंगे मैं इसको छोड़ता जाऊंगा। ठीक हो गया? पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा। टुगेदर विथ, अच्छा,
non-returnable deposit of 5,000 pound on ordering the aeroplane, and this money, ये रकम कौन से वाले 5,000 together with the cash proceeds of 4,000 pound now available from scrapping the aircraft, कि अब अगर वो लेकर नहीं जा रहा तो मैं इसको स्क्रैप के भाव सेल कर सकता हूं। जब मैं सेल करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे 4,000। अच्छा गौर करो, 5 पहले मेरे पास पड़े हुए, 4 मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे मिलेंगे, टोटल कितनी रिकवरी हो गई 9,000 है जो कि मुझे सहारा देगी। विल कवर फ्लैश हार्ट कॉस्ट, ये दोनों रकम जो है ना ये आपकी लगी हुई कॉस्ट को रिकवर करने में किसी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। इट्स ओके okay? अब देखो ये केस स्टडी ऐसे ही है ना, किसी रिसेंटली या प्रैक्टिकल किसी एग्जांपल को आपके साथ शेयर करता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो ऑफ द प्रॉब्लम। अभी तक मुझे नहीं पता मैंने क्या करना और आपने क्या करना है, इसको पढ़ते हैं इसी तरह से। यहां तक समझ आ गई है ना आपको? अब तक क्या समझे आप, वो प्रॉब्लम में है, सारी बातें बता दी उसने। अब चलते हैं। फ्लैश हार्ट हैज सडनली मेट अ न्यू कस्टमर बॉब, उसकी ना मुलाकात उसके हमसाये के दुआओं की वजह से एक नए कस्टमर से हो गई जिसका नाम है मिस्टर बॉब। ठीक है, हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द एयरक्राफ्ट, अब वो उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है कि भाई ये एयरक्राफ्ट आप ना मुझे सेल कर दो। ठीक है, बट ओनली आफ्टर सर्टेन मॉडिफिकेशन, लेकिन कुछ यकीनी चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी। देखो, हो सकता है पहले वाले ने येलो कलर करवा दिया हो और इसने देखा मिस्टर बॉब ने कि सारा कुछ ठीक है लेकिन कलर ठीक नहीं है। ऐसा करो, सारा कुछ वैसे रहने दो, ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कलर में कर दो, मैं इसको परचेज कर लूंगा। ठीक है, Bob wants to know how much the aeroplane will cost and has asked Flashheart to prepare a tender for him. तो वो पहले कॉस्ट के बारे में जानना चाह रहा है। मिस्टर बॉब आपसे पूछ रहे हैं, मिस्टर बॉब फ्लैश हार्ट से कह रहा है कि मुझे बताओ कितनी कॉस्ट मुझे पड़ेगी, मुझे क्या पे करना पड़ेगा। इट्स ओके। अब फ्लैश हार्ट पता क्या करेगा, वो एक अपनी वर्किंग करेगा। अब वो क्या वर्किंग है कि मुझे इस पे कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उसमें वो प्रॉफिट ऐड करके उसको प्राइस बता देगा। ऐसा ही है ना। अब फ्लैश हार्ट क्या करता है, Flashheart has investigated the modification required and prepared a costing statement. Flashheart ने काम कर लिया और काम करने के बाद उसने एक कॉस्ट की स्टेटमेंट बना ली है, लेकिन वो ना मुतमईन नहीं है अभी। वो आपसे कहेगा इसको रिव्यू करें, आप बताएं क्या रेलेवेंट कॉस्ट मैंने शामिल किया कि इरेलेवेंट कॉस्ट शामिल किया। उसके मुताबिक कितनी कॉस्ट पड़ रही है 6,120 टोटल कॉस्ट पड़ेगी इसमें। ठीक है, अच्छा, मटेरियल ए 5 केजी लगेंगे, 100 पर केजी मैं खरीदूंगा और 500 सिर्फ मटेरियल ए मेरा कंज्यूम होगा। इसी तरह से मटेरियल बी है, सी, डी, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड, वेरिएबल, फिक्स, ये सारे के सारा यहाँ पे मौजूद है। और एंड पे है कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को बनाने पे 100 पाउंड लग चुके हैं उसके। नेक्स्ट, ही इज अनसर्टेन अबाउट द प्राइस, वो अभी भी अनसर्टेन है, उसको अभी भी नहीं पता कि मैं प्राइस क्या रखूं। at wish to tender and has asked you to review his figures for a fee of 150 pound, वो हमारे पास आ गया है और आके हमें ये कह रहा है कि भाई आप इसको रिव्यू कर दें, उसको लगता है कि हम इसके एक्सपर्ट हैं। वैसे हैं हम एक्सपर्ट इसके? क्या लगता है हारिस, एक्सपर्ट हैं हम इसके? हैं, तो भाई हम हैं, तो तभी तुम्हारे पास, और हमें वो कितना पे कर रहा है 150 पाउंड पे कर रहा है इसके। बस आप इसको रिव्यू करते हैं, आया कि ठीक है या नहीं है। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको कहूंगा ये ठीक नहीं है, आपको जाने नहीं चाहिए इस ऑर्डर की तरफ, ये ठीक नहीं पड़ रहा, क्या ख्याल है फ्लैश हार्ट इस ऑर्डर की तरफ जाएगा, कस्टमर को बेचेगा, नहीं बेचेगा? क्योंकि हमने इसको बता दिया कि भाई जो ये कॉस्ट पड़ रही है इसकी इतनी, मैंने इसको रिव्यू किया, ये तो आपने 6,120 लिखा है, ये यहाँ पे तो आना चाहिए था 8,000, 9,000 एटसेट्रा। वो परेशान होगा, फिर सोचेगा। अभी तक उसने ऑर्डर कंफर्म नहीं किया मिस्टर बॉब से कि मैं सेल करूंगा कि मैं नहीं करूंगा। इट्स ओके, लेकिन अगर रिव्यू के बाद उसका डिसीजन बदल गया कि मैं मिस्टर बॉब को सेल नहीं करूंगा, तो मुझे बताना ये जो 150 उसने हमें पे किया है हमसे वापस ले लेगा? क्या ख्याल है? वो हमसे वापस लेने की कोशिश तो करेगा, हम उसको वापस करेंगे? भाई मैंने 2 रातें लगा दी इस पे वेरिफिकेशन पे,
वो मुझे पे कर दिया आपने, इट्स ओके, बस चले गए आप, पैसे डूब गए आपके। ये वाले डूब गए, अगले बच गए। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, आप 4 जगहों पे अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, एडमिशन फॉर्म लेते हो, चारों की आपने एडमिशन फीस भी पे कर दी है। एडमिशन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हो। आपने किसी एक को चूज़ कर दिया, बाकी 3 जहाँ पर आपने एडमिशन फी जमा करवाई थी या प्रोस्पेक्टस फी जमा करवाई थी, वापस मिलेंगे। वो बस गए आपके, वो आपकी संक कॉस्ट होती है, पास कॉस्ट होती है। You establish the following. Material A. There are 12 kg in stock. हमने मटेरियल में सबसे पहले देखना है कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। देर आर 12 kg इन स्टॉक, हमारे पास ना 12 kg पड़ा हुआ है। हमें चाहिए कितने? मटेरियल ए 5 kg, हमें 5 kg चाहिए। मैं ना एक इनिशियल वर्किंग ये कर लेता हूँ कि चाहिए मुझे 5, अवेलेबल मेरे पास 12 है। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मेरे पास मौजूद ना हो, मैं इसी के साथ काम चलाऊंगा। अब देखो कौन सी बात है, नंबर 1 या तो नॉट अवेलेबल होगा या अवेलेबल होगा। कौन सी कंडीशन है? अवेलेबल है। नेक्स्ट आपने देखना उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमने इसको फैसला करना है। चलें। ओरिजिनली परचेज फॉर 100 पाउंड पर केजी, हमने 100 रुपए में खरीदा था। ओल्ड परचेज प्राइस है, पास्ट में खरीदा हुआ था। अब मैंने क्या बताया था, बड़ा सिंपल सा टोटका ये है, जो पास्ट कॉस्ट होंगे ना वो ऑलवेज इररिलेवेंट होंगे। लगा चुके भाई, अब इसका कुछ नहीं होना, ठीक है। द प्राइस हैज रिसेंटली राइजन टू 130 पाउंड, अब इसकी प्राइस 130 हो चुकी है। आज की मार्केट प्राइस है, क्या नाम देते हो आज की प्राइस को? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी हैं, चाहिए कितने, अवेलेबल कितना है, ओल्ड प्राइस क्या थी, आज प्राइस कितनी है। बट फ्लैश हार्ट कुड ओनली सेल हिज स्टॉक फॉर 120 पर केजी, अगर वो उसको बेचना चाहे ना, आज वो उसको 120 में सेल कर सकता है। क्या नाम दोगे इसको? स्क्रैप वैल्यू। किसको कहते हैं? एक जिस रेट पे खरीदा था ओल्ड परचेज प्राइस, आज अगर खरीदें तो कितने में मिलेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और अगर पिछले वाले स्टॉक को मैं बेच दूं, स्क्रैप कर दूं, वो मेरे लिए स्क्रैप वैल्यू होगी। Flashart keeps stock of material A as it is an essential component for all of his aeroplane. ये essential है, ये यूज होता है, रूटीन में यूज होता है। अच्छा बताओ, रिक्वायर्ड मटेरियल अवेलेबल है? यस। इसका स्टेटस बताओ, या तो फ्रीक्वेंटली है या तो इनफ्रीक्वेंटली है। रेगुलर यूजिंग है तो फ्रीक्वेंटली, नॉट रेगुलर है तो इनफ्रीक्वेंटली। क्या लगा आपको पढ़ने के बाद? वेरी गुड। अगर फ्रीक्वेंटली मूविंग मटेरियल है, इसेंशियल पार्ट है, बार बार यूज करते हो, तो फिर वो फ्रीक्वेंटली मूविंग मटेरियल है। तो इस केस में जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी ना, जिसकी आज की प्राइस है, दैट वुड बी रेलिवेंट कॉस्ट। और वो क्या प्राइस है आज की? 130, ठीक है। तो मैं लिखूंगा जितने मुझे चाहिए, 5 केजी चाहिए और आज 130 का है, और इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो रेलिवेंट होगी। तो मैं इसको हवाला दे देता हूं कि ये मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है। अभी मैंने आपसे ना इन दोनों के बारे में कोई बातचीत नहीं की, एंड पे करूंगा, ठीक है। मटेरियल बी, हाँ सबसे पहला क्वेश्चन, चाहिए कितने? 10 केजी, इट्स ओके। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ बार बार, भाई मुझे ना 10 केजी चाहिए। अवेलेबल कितना है उसको देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ 150 pound per kg for material B also represent the historical cost of purchase of 10 kg which are in stock। 10 kg स्टॉक में है और जो उसकी हिस्टोरिकल प्राइस है ना वो 150 पर केजी है। देखो चाहिए कितने, अवेलेबल कितने, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मुझे खरीदना पड़े। नॉट अवेलेबल कुछ भी नहीं है। अगर ये अवेलेबल है तो फिर ये वाली रो चलेगी आपके साथ। स्टेटस आपने देखना होगा। Flashart normally sells material B to his customer as a separate accessories। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि हम अपने इस प्रोजेक्ट पे यूज भी करते हैं। सुनिएगा, हम इस एरोप्लेन पे यूज भी करते हैं इसको, और अगर किसी कस्टमर को एज एन एसेसरी चाहिए तो हम उसको अलहदा भी सेल कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का चार्जर, हम मोबाइल चार्जर को मोबाइल के साथ भी अटैच करके सेल कर देते हैं, और अगर सेपरेट लेना चाहे तो मैं उसको वो भी सेल कर देता हूँ। मुझे बताओ ये फ्रीक्वेंटली लग रहा है कि इनफ्रीक्वेंटली लग रहा है? फ्रीक्वेंटली कि इनफ्रीक्वेंटली? इनफ्रीक्वेंटली वो है भी अगर यहाँ पे यूज ना ना किया, बस फारिग है, जाया हो गया, कहीं पे यूज नहीं होगा, इट्स ओके। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज ना करूँ तो दूसरी ऑप्शन क्या है, मैं इसको बेच सकता हूँ, ये मेरे लिए फ्रीक्वेंटली मूविंग मटेरियल है, इट्स ओके। तो क्या लगता है कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट होगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसके लिए रेलिवेंट हो सकती है। चलें नेक्स्ट। He has recently been buying stock at 160 per kg, और इसकी जो रिसेंटली प्राइस है ना वो 160 पाउंड पर केजी है, ये इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। एंड सेलिंग देम ऑन फॉर 200 पाउंड पर केजी, और अगर मैं इसको स्क्रैप के भाव सेल कर दूं तो मुझे 200 मिल जाएंगे। चलें, रिक्वायर्ड 10, अवेलेबल 10, मेरे पास अवेलेबल है, इसका स्टेटस चेक किया तो फ्रीक्वेंटली निकल आया, फ्रीक्वेंटली है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो कि आज की 160 पाउंड है ये रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा कि जितने मुझे चाहिए वो है 10 मल्टीप्लाई बाय 160 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इट वुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट। मेरा ख्याल है समझ रहे हैं आप, आपको समझ आई होगी। यस, यस। Material C, there is of no use elsewhere in the business। उसने ना पहले ही आपसे इसको उसका जवाब दे दिया कि भाई इसका ना इस प्रोजेक्ट के अलावा कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट पे यूज हो गया तो बहुत अच्छा, और अगर ना यूज करेंगे तो कहीं पे भी यूज नहीं होगा। आपको याद है मैंने आपको प्रीवियस में क्या कहा था कि जो भी मेटेरियल यहाँ पे गिवन है ना, आपने ये नहीं सोचना है मैंने यूज करना है कि नहीं करना, हमने भाई इसी प्रोजेक्ट में इसको यूज करना ही करना है। हमने सोचना क्या है, यहाँ पे यूज करने की वजह से बाद में क्या इसके इफेक्ट होंगे, वो आफ्टर इफेक्ट डिसाइड करेंगे रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है। अच्छा, अब वो कहते हैं इसका कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर देखो चाहिए कितने आपको, 10 केजी चाहिए आपको, लिखा हुआ है, ठीक है। अब अवेलेबल कितना है, कितना है? हाँ, ऑल द फ्लैश हार्ट हैज 4 केजी इन स्टॉक एंड कुड सेल दीज फॉर अ टोटल, टोटल का मतलब पता क्या है, पर केजी नहीं है, जितना पड़ा है वो सारे का सारा मैं 100 में सेल कर सकता हूँ। क्या नाम देते हैं इसको? स्क्रैप वैल्यू, जिसपे बेच सकते हो आप। अच्छा, चाहिए आपको 10, पड़े कितने? 4, और बाकी नॉट अवेलेबल, मेरे पास नहीं है तो क्या करूंगा मैं इसको खरीदूंगा। अच्छा, मजीद पढ़ते हैं इसे। The price on the costing statement was the historical cost of a purchase। जो ये कॉस्ट शीट पे गिवन है ना पहले से, क्या रेट गिवन है सी का? 75 पर केजी। कहता है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पहले इसी रेट पे खरीदा हुआ था, इट्स ओके okay? क्या रेलिवेंट होगा ये? नहीं, जिस रेट पे खरीदते हो ना वो संक कॉस्ट कहलाती है, वो रेलिवेंट नहीं है। और अगर आज यही कीमत इसकी आज भी है तो फिर रेलिवेंट बन जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, बल्कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब इसके बारे में वो क्या कहता है, विच हैज नॉट चेंज फॉर सम टाइम, जो कि अभी तक ये चेंज नहीं हुई, पहले भी 75 है और आज भी 75 है। लीजिए मेरे पास ना क्लियर पिक्चर आ चुकी है, चाहिए मुझे 10, है मेरे पास 4, और मेरे पास 6 की कमी है, सबसे पहले मैं इसको खरीदूंगा, ठीक हो गया। चलें इधर आओ, रिक्वायर्ड मटेरियल अगर नॉट अवेलेबल हो तो क्या करेंगे, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलिवेंट होगी, ठीक है। तो मैं कितने खरीदूंगा? 6, तो मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय, आज भी इसकी कीमत 75 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इट वुड बी रेलिवेंट। कितना बनता है? आई थिंक सो 450 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हो गया 4। 4 के बारे में क्या ख्याल है? अवेलेबल है, यस, उसका स्टेटस क्या बताया था? इनफ्रीक्वेंटली मूविंग मटेरियल। तो इसमें जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो आपके लिए रेलेवेंट होगी, 100 बताया था उसने। अच्छा, 100 पर केजी था, ये टोटल था, टोटल का था। तो मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ और मैं 100 वैसे लिख देता हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं देखो मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना, अगर मैं यूज ना करता इस प्रोजेक्ट पे तो क्या होना था, मैं इसको बेचता, बेचने पे कितने मुझे मिलते 100, अब मैं यूज कर रहा हूँ मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे इसको लूज करना पड़ा, वट एवर यू हैव टू लूज टू गेन एनदर बेनिफिट इज नाउन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये हमेशा से रेलिवेंट होता है, ठीक है। मटेरियल डी, हाँ सबसे पहला क्वेश्चन अगेन आपको तंग करने के लिए, चाहिए कितने, बता सकते हो कितने चाहिए, ये आपको शीट से मिलेगी, मटेरियल डी 7 kg, मुझे चाहिए 7 kg, इसको मैं रेस कर देता हूँ क्योंकि ये सी के मुताबिक था। अच्छा, देर आर 20 kg ऑफ दिस इन स्टॉक, मेरे पास 20 kg अवेलेबल है, कुछ खरीदने की जरूरत है भाई, पहले वाफिर पड़ा हुआ है। अच्छा बताओ किस में आएगा, फर्स्ट में कि सेकंड में, सेकंड में आएगा। रिक्वायर्ड मटेरियल अवेलेबल है, यस, स्टेटस क्या हमने वो देखना है, एंड दीज आर ऑफ नो यूज एल्सवेयर इन द बिजनेस, कहीं पे इसका इस्तेमाल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूंगा तो डेफिनेटली मैं फिर इसको या तो स्क्रैप के भाव बेचूंगा या जान छुड़ाने के लिए कहीं फेंक आऊंगा, ऐसा ही है। इट विल बी नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ एनी रिमेनिंग मटेरियल, आपके लिए जरूरी है कि अगर आप इसको यूज कर लें तो अच्छा, और अगर ना यूज किया ना, जो पार्ट बच जाएगा उसको डिस्पोज करना आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, माइट भी पॉसिबल, ये एक ऐसी चीज है, एक केमिकल है, अगर आप इसको संभाले रखो तो आपके लिए डेंजर हो सकता हो, स्मेल क्रिएट कर सकता हो, पोल्यूशन की वजह बन सकता हो, ऐसा ही है ना। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, मैं घर का पेंट करवाया, डब्बे सारे पड़े हुए हैं, क्या करूंगा, छोड़ दूंगा उसको अपने घर में, वो स्मेल क्रिएट करेगा आपके लिए, उससे जान छुड़ाना आपके लिए जरूरी है। ऑफ एनी रिमेनिंग मटेरियल डी एट अ लम्प सम कॉस्ट ऑफ 2200 पाउंड। अच्छा देखो, पड़ा कितना आपके पास, 20, कितना यूज कर लोगे, 7, पीछे कितना रह गया, 13 रह जाएगा, उसको डिस्पोज करोगे आप, यस करेंगे हम उसको डिस्पोज करेंगे। अच्छा देखें, उसने एक वर्ड यूज किया, इट विल बी नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ एनी रिमेनिंग पार्ट, वो चाहे 1 kg है या वो चाहे 20 kg है। देखो मेरे पास ना 13 बच गए, 13 बच गए, आप एक गाड़ी करवाते हो, उसमें चाहे 13 रख दो या 20 रख दो, रेंट कितना लेगा वो आपसे, दोनों में सेम लेगा, इट्स ओके, बात समझ रहे हैं। अब एनी का मतलब ये है कि आपने जितना यूज कर लिया ना, उसके बाद चाहे 1 kg क्यों ना बच गया हो, आप उसको भी डिस्पोज करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक टर्म थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होती अपॉर्चुनिटी सेविंग, ये ना सेविंग वाला पॉइंट है, सेविंग के बारे में हम समझ लो क्या चीज है। सेविंग का मतलब ये है, फर्ज कीजिए मैं इसको फर्ज कर रहा हूँ, 20 kg हमारे पास है, सुन रहे हो ना सारे, और मैं सारे के सारा यहाँ पे लगा दूं, सारा मैं यहाँ पर लगा दूं, तो लगाने से मुझे फायदा पता क्या होगा, जो डिस्पोज करने पे 200 रुपए लगने थे ना मेरे, वो मेरे बच जाएंगे, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी सेविंग। वो कॉस्ट, वो खर्चा जो लगने के करीब था, आपको पे करना ही था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से वो बच गया, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी सेविंग कहलाती है। ये अक्सर जगहों पे ना तंग कर रही होते हैं आपको, इसको अपने क्लियर रखना है। अब सुनो, अगर इस 7 kg को यहाँ पे यूज करने की वजह से मेरे 200 रुपए बच जाते अगर, तो क्या नाम देता उसको, अपॉर्चुनिटी सेविंग। आप ना फर्ज करो, अल्लाह ने आपको ना बड़ी बसीरत दी है और बड़ा आपको हुनर दिया, बड़ी स्किल आपको दी है, और आप इन तमाम तर चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद चिकन सेल पॉइंट ओपन कर लेते हो, मुर्गी हलाल करते हो चिकन को, और बड़ी स्किल है आपके पास, यूं एक ही दफ़ा चीड़ फाड़ करते हो, सारा स्किन अलग कर देते हो, एक पंच मारते हो उसके अंदर से सारे का सारा स्पेयर पार्ट्स बाहर आ जाता है, ठीक हो गया। अब आने के बाद आप सेल कर देते हो, वो जो स्पेयर पार्ट जमा होता जा रहा है ना, क्या उसे जान छुड़ाना जरूरी है, हाँ, अगर उसे जान ना ना छुड़ाया, एक रात आप दुकान के अंदर रखो, अब वो सारे के सारा खराब हो जाएगा। फर्ज करें आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे उसके, है ना, किस काम के, गाड़ी में रखो,
रावी किनारे ले जाओ और उसको वेस्ट कर दो। कितना आएगा पेट्रोल आपका? 500 का। अब कोई आता है आपके पास, आपसे कहता है भाई मुझे फ्री में दे दो ये, क्या ख्याल है, फ्री में देना चाहिए उसको? मुझे इस प्रोजेक्ट पे यस या नो करना चाहिए? यस करना चाहिए। वो खुद आएगा आपके पास रिसीव करने के लिए। यस, मैं इसको फ्री में, लेकिन देखो मैंने अपनी एनर्जी का, मैंने आपकी तारीफ की है पहले ना, अल्लाह ने आपको बड़ा, हाँ कोई फायदा वो नहीं नहीं, मैं स्पेयर पार्ट से मुराद पता क्या ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये ना हो कि फिर समझ गए, निकाला उसको, जिसकी कोई सेल नहीं है, जो अब नहीं खाते, मैं उससे जान छुड़ाने की बात कर रहा हूँ। पहली ऑप्शन है खुद वेस्ट करने जाऊं, 500 का पेट्रोल लगाऊं, मेरी कॉस्ट लगनी थी, एक प्रोजेक्ट आ गया, उस शख्स ने कहा कि मुझे फ्री में दे दो, मैं खुद इसको रिसीव करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैंने ये चिकन परचेज किया हुआ है, मैंने इस पे एफर्ट लगाई हुई है। यस, मुझे इस पे पैसे लगाने थे, अभी 500 वेस्ट करना था, वो मेरा बच गया। वो कॉस्ट जो लगनी थी किसी प्रोजेक्ट की वजह से सेव हो गई, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी सेविंग कहलाती है। और हम उसको यहाँ पर ना ब्रैकेट में लिखा करते हैं, माइनस में लिखा करते हैं, हम कहते हैं भाई वैसे तो प्रोजेक्ट पे किसी चीज को लगाने से कॉस्ट लगती है, खर्चा बढ़ता है, यहाँ पे लगाने की वजह से आपको कॉस्ट में कमी आएगी। इट्स ओके। अच्छा अब देखें, इसको वेस्ट करना जरूरी है, यस। अगर यूज ना किया तो उसने क्या कहा था, वेस्ट करना जरूरी है। कितने रुपए लगेंगे? 200 रुपए। अब मैं जो 7 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, 7 kg, अब ये तो वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, ये तो अपने यूज कर दिया, तो यूज करने की वजह से जो इसको वेस्ट करने पे खर्चा आना था आपका, वो तो सेव हो गया। ऐसा ही है ना, वो तो सेव हो गया, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी सेविंग होगी। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या, यहाँ पर उसने कहा था डिस्पोज ऑफ एनी, यानी कि आप चाहे 13 को वेस्ट करो, आप चाहे 20 को वेस्ट करो, सब पे एक ही कॉस्ट आएगी, वो है 200। यानी कि मुझे इसको इस्तेमाल करने की वजह से ना 7 को मेरी कॉस्ट में कोई भी कमी नहीं हो रही। हाँ, अगर वो कह देता कि 10 रुपीज पर केजी कॉस्ट आएगी वेस्ट करने पे, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर 1 kg को वेस्ट करने पे 10 रुपए लगते हैं ना, तो मैंने 7 को यूज कर लिया, तो कितने मैंने सेव कर लिए? 70 रुपीज। जी जी। हाँ, हम चाहे उसको हाफ ऑफ करके दे दें। हम्म, हमें फायदा नहीं है, नुकसान है, वो आपके पास एक राउंड के 200 लेता है, एक हमने इसको देने, हाँ फिर हम कह सकते हैं। तो मैं इसको ना एंड इस बात पे करूंगा कि कॉस्ट लगनी थी डिस्पोज करने पे, हमने इसको यूज किया, तो मेरा लालच ये है कि कितने बचेंगे, एंड पे जाके पता चला कि भाई कुछ भी नहीं बच रहा। वो इसलिए कि मैं 7 की बजाय 20 में से 19 भी यूज कर लूं, वरना पीछे कितना रह गया? 1 kg। मैंने 19 को इस्तेमाल किया है, लेकिन वो जो 200 रुपीज की कॉस्ट है ना, वो उस 1 kg को भी वेस्ट करने पे 200 लगेंगे, यानी यूज करने की वजह से। बच्चों यहाँ पे ना नो अपॉर्चुनिटी सेविंग है। मैंने जो आपसे डिटेल में बातचीत की है ना इस पे, इसको भूलना मत, ठीक है। लेबर, लेबर की ना कैटेगरी 3 आपसे शेयर की है, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। चलें बारी बारी। स्किल्ड लेबर इज पेड ऑन एन आवरली बेसिस, हम फी घंटा के लिहाज से हम उसको पे किया करते हैं। मैं आपसे वही सवाल दोबारा से पूछूंगा कि देखें कि स्किल्ड लेबर आपको चाहिए कितने। उसने बताया है कि आपको 100 आवर्स की जरूरत है, हमने अपने स्किल्ड लेबर से 100 घंटे काम करवाने हैं। हम क्या देखेंगे, अवेलेबल है या नहीं है। डिटेल, at the rate shown in the statement above, with a guaranteed minimum wage of 300 per week,
हमने ना पूरे हफ्ते के उसको 300 रुपए देने हैं, 300 पाउंड हमने पे करना है। जब वीक की बात आ गई ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको ना हफ्तावार पे किया करते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑन द कॉस्टिंग स्टेटमेंट वाज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, नहीं आई एम सॉरी, मैं कहीं और चला गया। फ्लैश हार्ट हैज 15 स्किल्ड वर्कर, 15 वर्कर मेरे पास है, ठीक है। ऑल ऑफ होम आर वर्किंग ओनली 25 आवर्स पर वीक, और ये सारे के सारे ना 25 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, कितना पे करना है आपने पूरे वीक का उसको? एक हफ्ता वो काम करेंगे ना, मैं इनको 300 पाउंड पे करूंगा। क्या इस एक हफ्ते से मुराद है 24 घंटे यहाँ पे काम करेंगे? कुछ ना कुछ और होंगे। एक हफ्ते का 300 पे करूंगा तो उस एक हफ्ते में घंटे भी बताऊंगा कितने घंटे अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एक हिंट लेते हैं, जरा देखो स्किल्ड लेबर का रेट क्या गिवन है। वो है एट द रेट ऑफ 10 पर आवर, कि हमने 10 रुपए फी घंटा उसको पे करना है। अच्छा बताओ, अगर हम उसको 300 पे कर रहे हैं पूरे वीक का, और एक घंटे का रेट 10 रुपए है, कितने का? एक घंटे का हम 10 पे करते हैं, तो 300 रुपए में वो कितने घंटे काम करेगा फिर? गौर करो। एक एक घंटा काम करे, हम 10 पे करते हैं, मैंने इसको 300 पे कर दिया। 300 रुपए कुछ घंटों के ही होंगे ना, तो कितने घंटे बताया आपने? इसको डिवाइड कर देंगे। उसने पूरे हफ्ते में ना 30 घंटे काम करने, पूरे हफ्ते में 30 घंटे, एक दिन में नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो एक घंटे में, सॉरी एक दिन में, मैं वही करूं, मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि वो एक दिन में ये चाह के भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये एक दिन में नहीं कर सकता, इसका मतलब फिर हफ्ते की है, ठीक है। अच्छा, मैं 300 घंटे, सॉरी 300 पे कर रहा हूँ ना पूरे वीक का, इसका मतलब मैं सिर्फ 30 घंटे काम लूंगा पूरे हफ्ते में। ये पेमेंट कितने घंटे की है? 30 की है। अच्छा, इसको जहन में रखना आप। मैं दोबारा से आ रहा हूँ इसी लाइन पे जो उसने पढ़ा। फ्लैश हार्ट हैज 15 स्किल्ड वर्कर्स, 15 लेबर मेरे पास है। ऑल ऑफ होम आर वर्किंग ओनली 25 आवर्स पर वीक, और हर एक ना 25 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा, पेमेंट कितने की कर रहे हैं मुझे? लेकिन वो काम कर रहे हैं, मेरा हर वर्कर 5 घंटे फ्री बैठा है। फ्री का मतलब पता क्या है? मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूं, काम नहीं कर रहे वो, और काम ना करने की वजह क्या है? ऑर्डर ही नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, मैं क्या करूंगा? जिन घंटे की पेमेंट कर चुका, जो स्पेयर पड़े हुए हैं, पहले ये घंटे यूज करूं कि बाहर से ले आऊं? पहले इसको यूज करूं। एक वर्कर 5 घंटे स्पेयर बना रहा है, टोटल कितने मेरे पास? इट मीन के मेरे पास ना 75 स्पेयर आवर्स हैं, फ्री घंटे पड़े हैं, मैं ये काम करवा सकता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। अक्लमंदी ये कहती है कि आपने सबसे पहले ना इसको यूज करना है, फिर आपने देखना है, ठीक है। मैंने अभी ना अवेलेबिलिटी को चेक किया, अब आते हैं चाहिए कितने। देखें जरा, स्किल्ड लेबर 100 आवर्स मुझे चाहिए, और अवेलेबल मेरे पास है 75, और बाकी जो 25 है वो मेरे पास नहीं है। तो बताओ क्या करूंगा मैं? सबसे पहले मैं इससे काम करवाऊंगा 75 आवर्स, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 75 मल्टीप्लाई बाय, एक का रेट क्या है? 10। अच्छा, ये स्पेयर है, स्पेयर टाइम क्या होता है? इररेलेवेंट होगा आपके लिए। इस प्रोजेक्ट पे काम करवाऊं या ना करवाऊं, ये पेमेंट हो चुकी है। अगर ये प्रोजेक्ट मेरे पास ना आता, मैं तब भी ये पे कर चुका हूं, और अगर मैं इस पे काम करवा लूं तब भी मैं इसको पे कर चुका हूं। इट्स ओके। प्रॉब्लम इस 25 के बारे में। चाहिए मुझे 100, 75 मैंने काम करवा लिया, बाकी 25 के बारे में क्या करेंगे? उसके लिए ऑप्शन देखें। अगर आपके पास लेबर नॉट अवेलेबल है, तो करंट हायरिंग कॉस्ट, और वो है 10, 25 मल्टीप्लाई बाय, तो मैं लिखूंगा एक्सटर्नल हायरिंग के
25. सेमी स्किल्ड लेबर इज करंटली फुली एम्प्लॉयड. मुझे ना सेमी स्किल्ड चाहिए 75 आवर्स. मुझे चाहिए 75 और अवेलेबल भी इतने ही है और ये ना फुली एम्प्लॉयड है. अब देखो, अगर रिक्वायर्ड लेबर आपके पास नहीं है, बाहर से हायर कर लो, वो रेलेवेंट होगा. अगर अवेलेबल है तो आप उसका स्टेटस देखो, पार्शल है या फुली है. पार्शल जितने घंटे फ्री बैठे हैं उसको पहले यूज करो, वो फ्री घंटे इररेलेवेंट होंगे और बाकी के जो घंटे होंगे वो रेलेवेंट कॉस्ट में. ये फुली इंगेज्ड है. अगर फुली इंगेज्ड है तो तीन ऑप्शन हो सकती है. या तो आप ये काम बाहर से वर्कर ले उनसे करवा लो, एक्सटर्नल हायरिंग. या जो पहले से काम कर रहे हैं उनको ओवर टाइम पे कर दो. क्या मतलब कि वो लेबर जिस प्रोजेक्ट पे पहले काम कर रहे हैं ना वहां पे भी काम करें, वहां से फ्री होकर यहाँ पे आके काम करें. लेकिन क्या होगा, फिर मैंने उसको फी घंटा जो रेगुलर वेज है वो भी पे करूंगा और प्लस वो जो अपना लेयर टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है ना, वो टाइम जो उसने फैमिली के साथ जाके गुजारना था वो आपकी खातिर यहाँ पे स्पेंड कर रहा है. आप उसकी कॉम्पनसेशन के लिए एक्स्ट्रा पे कर देंगे कुछ. ये दोनों मिलाकर मेरी कॉस्ट पड़ेगी. तीसरी ऑप्शन ये है कि डाइवर्जन. डाइवर्जन का मतलब ये है कि पहले जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वहां से उनको मैं मूव करके इस प्रोजेक्ट पे ले आऊं. जब वो उधर से यहाँ पर आएंगे तो वो उस प्रोजेक्ट को छोड़ कर आएंगे जहां से मुझे कुछ कमा कर दे रहे थे. अब इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या होगा कि वहां से जो मुझे बेनिफिट मिल रहा था ना वो मुझे लूज करना पड़ेगा. ठीक हो गया. तो जब आप डाइवर्जन की ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आपने रेगुलर भी पे करना उसको और जो वो वहां से मुझे अर्न करके दे रहे थे अब मुझे लूज करना पड़ रहा है वो भी मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन है इसमें. सेमी स्किल्ड इज करंटली फुली एम्प्लॉयड but could be diverted from a product which earns a contribution of the semi-skilled labor of £6 per labor hour. पहली ऑप्शन बता रहा है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उनको ना वहां से डाइवर्ट कर सकता हूँ. अगर मैं डाइवर्ट करूंगा तो क्या होगा कि मुझे वहां से वो ना £6 अर्न करके दे रहे थे, अब मैं लूज कर दूंगा उसको. अच्छा, और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं है. ऑल्टरनेटिवली, अब एक और ऑप्शन बता रहा है, सेमी स्किल्ड लेबर कुड बी हायर्ड. आप इसको हायर कर सकते हैं कहां से, बाहर से, एट अ कॉस्ट ऑफ £20 पर आवर. देखिए दो ऑप्शन आपके पास आ गई हैं. पहली ऑप्शन ये है कि डाइवर्ट कर लो और दूसरी ऑप्शन है बाहर से हायर कर लें. अच्छा देखें, जो सेमी स्किल्ड है ना उसका रेट है 7. ठीक है. ये मुझे शीट से मिल गई है कि हमें जो है ना वो सेमी स्किल्ड चाहिए 75 आवर्स और फी घंटा जो रेट है वो ₹7 है. अच्छा बताओ डाइवर्जन में मुझे कितना पे करना पड़ेगा. अगर डाइवर्जन है ये तो मैं पे करूंगा ही करूंगा. नंबर वन, वो जो वहां से मुझे अर्न करके दे रहा था ना £6 मुझे वो भी लूज करना पड़ेगा, वो भी मेरे लिए कॉस्ट में शामिल होगा. तो ये बन गया 13. ये हो गया डाइवर्जन कॉस्ट. और दूसरा है कि मैं हायरिंग कर लूँ, बाहर से लेकर आ जाऊँ जहां से मुझे ना £20 पर और पे करना पड़ेगा. अपने सामने ये सिचुएशन को सामने रखो. अब मुझे बताएं कि एक ऑप्शन है कि डाइवर्ट कर लो तो ₹13 कॉस्ट पड़ेगी आपको और दूसरी ऑप्शन है बाहर से लेबर को ले आओ, वहां पे 20 पे करना पड़ेगा. एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आप क्या करोगे, विच एवर विल बी लो, लोअर कॉस्ट विल बी प्रेफरेबल, है ना. क्योंकि मुझे इस पे कॉस्ट है ना वो कम पड़ेगी. तो याद रखिएगा कि अगर ये तीनों ऑप्शन आपको दे दे जो सबसे मिनिमम प्राइस होगी ना आपने उसको रेलिवेंट करना है. ठीक हो गया. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाइवर्जन कॉस्ट 7 प्लस 6, सॉरी 3, और दूसरा है हायरिंग कॉस्ट, वो कितने 20 है. घंटे कितने चाहिए मुझे 75. जरा मल्टीप्लाई करना क्या बनता है 1500. और अगर इसको मैं करूं तो मैं लिखूंगा विच एवर इज लो. ये वाला लो है, सॉरी ये वाला लो है 975. मैं इसकी तरफ जाऊंगा. ठीक है. अनस्किल्ड लेबर, जी अनस्किल्ड 80 आवर्स चाहिए मुझे और ₹5 फी घंटा हम इसको पे करते हैं. अच्छा देख लो, जो स्किल्ड है ना जिसके पास स्किल हो उसका वो रेट लगा रहा है 10.
है ना? और जो सेमी स्किल्ड है, जो बस थोड़ा-सा हुनर जानते हैं, उसको वो दे रहा है 7, और जो अनस्किल्ड हैं, लेबर तबका है, उसके लिए वो रेट लगा रहा है 5। इसका मतलब है स्किल को सीखो। ये इसकी तरफ एक इंडिकेटर है ना? अच्छा, अनस्किल्ड के बारे में। अनस्किल्ड लेबर इज़ हायर्ड ऑन अ कैजुअल बेसिस। कैजुअल का मतलब है नॉट ऑन अ रेगुलर रूटीन। चाहिए हुआ तो ले आए, और अगर ना चाहिए तो उसको हम नहीं बुलाते। द कॉन्ट्रैक्ट विल नीड टू बी कंप्लीटेड इन 1 वीक। अच्छा बताओ, अनस्किल्ड चाहिए कि नहीं? यस, ऐसा ही है। और कितने चाहिए? 80 आवर्स। इसके बारे में क्या रूल बताया है? ओकेजन बेस। जब चाहिए होता हम उसको बुला लेते हैं। अच्छा मुझे बताना, इस प्रोजेक्ट को बुलाऊंगा कि नहीं बुलाऊंगा? बुलाऊंगा, मुझे काम चाहिए। अच्छा बताओ, इसको मैं कब पे करूंगा, कब हायर करूंगा? जब प्रोजेक्ट होगा, जब डिसीजन है, और अगर डिसीजन नहीं होगा तो मैं इसको, ये वो कॉस्ट है जो डिसीजन के होने पे है और ना होने पे नहीं है। इसी को तो रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 80 मल्टीप्लाई बाय 5। आप इसको ये कह लें, अवॉइडेबल कॉस्ट कह लें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवॉइडेबल, ये 400 आपके लिए रेलिवेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि खत्म है तो मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ओवरहेड। बच्चों ओवरहेड ना दो तरह के होते हैं बिहेवियर के लिहाज से, वेरिएबल और फिक्स। द वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट ऑफ £3 per labor hour worked was established by detailed investigation of the business cost। वेरिएबल के बारे में बड़ा सिंपल सा टोटका आपको मैंने बताया था, भाई ये होते ही रेलेवेंट है। क्यों वेरिएबल कहते हैं? प्रोडक्ट के होने से है, बढ़ने से ज्यादा है, कम होने से कम है, और ना होने से जीरो है। ठीक है, तो वो उसने ने रेट बता दिए 3 पर और ये लेबर और को बेस बनाकर हम पूरा किया करते हैं, तो वो 255 और हैं। तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपल इसको लिख दूंगा कि भाई आपको जितने चाहिए 255 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनता है 765। ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको फिक्स के बारे में। फिक्स बाय डिफॉल्ट इररेलेवेंट होता है। ठीक है, द फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ £2 per hour is designed to cover general overhead of the whole business of 210 पूरे के पूरे जनरल ओवरहेड को कवर किया करता है। द रेंट ऑफ वर्कशॉप टू कैरी आउट दी, अच्छा यानी उसने बताया कि रेंट है हमारा 210 यहाँ। अच्छा देखें, अब ये प्रोजेक्ट है या नहीं है, मिस्टर बॉब मुझे ऑर्डर करे या ना करे, रेंट तो मैंने हर हाल में पे करना है, ये इररेलेवेंट होगा। टू कैरी आउट द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क, कौन सा मॉडिफिकेशन? किसकी खातिर होने वाला? मिस्टर बॉब की खातिर। उसने कहा था ना सर्टेन मॉडिफिकेशन कर दो। अब वो कह रहा है इस मॉडिफिकेशन के लिए टू कैरी आउट द मॉडिफिकेशन वर्क ऑफ £100 and the hire of special machine costing 200 needed to shape the component। तो हमें ना एक खास मशीन चाहिए जो इस मॉडिफिकेशन पे हमारी हेल्प करे, जिसकी कॉस्ट आपको 200 पे करना पड़ेगा। समझ गए हो? अच्छा अगर मैं मिस्टर बॉब के इस ऑर्डर पे काम ना करूं, मैं मॉडिफिकेशन ना करूं, तो क्या मुझे 100 और 200 पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो फिक्स का वो वाला पोर्शन जो इस प्रोजेक्ट की वजह से लगे, इसकी गैर मौजूदगी में ना लगे, उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल ओवरहेड। अब वो बनते हैं 100 प्लस 200, तो ये कहलाएंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो कि बनते हैं 300। ठीक है, यहाँ पे डिटेल सारी की सारी हो चुकी। अब जो पॉइंट्स मैंने छोड़े थे ना, मैं उसकी तरफ आता हूँ। सबसे पहला था क्वेश्चन के स्टार्ट में, नॉन रिफंडेबल नॉन रिटर्नेबल डिपॉजिट कितने रुपए थे? 5000। अच्छा मुझे बताओ, इस 5000 का मैं उसको वापस करूंगा कि नहीं करूंगा, चाहे ये प्रोजेक्ट है या नहीं है? उस रुपए ने जहां पे जाना था ना, वो जा चुके, उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस इस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं आनी। इस प्रोजेक्ट के होने से भी वो एडवांस है, ना होने से तो भी एडवांस है, तो ये आपके लिए इररेलेवेंट होगा। क्या होगा? इररेलेवेंट होगा। अच्छा उसके बाद ना, कैश प्रोसीड, इसकी क्या शर्त बताई थी उसने?
उसने ये कहा था, एंड दिस मनी टुगेदर विद द कैश प्रोसीड्स, कैश प्रोसीड कहते हैं कि अगर मैं इसको सेल कर दूं, नाउ अवेलेबल फ्रॉम स्क्रैपिंग दिस एयरक्राफ्ट, अगर मिस्टर बॉब मेरे पास ना आता मैं इसको बेच देता, ऐसे ही स्क्रैप के भाव कितने मुझे मिलते, 4000। अगर मिस्टर बॉब मेरे पास ना आता मैं इस एयरक्राफ्ट को बेच देता, मुझे कितने मिलते। अब मेरे पास बॉब आ चुका हुआ है, क्या मैं बेच पाऊंगा, स्क्रैप नहीं करूंगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे ना 4000 लूज करना पड़ेगा। फर्स्ट करेंगे एरोप्लेन, समझ गए। अब ये ना कहना चाहिए एरोप्लेन ही, मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। 5000 वो अलग है, उसे मैं एडवांस दिया था, ऑर्डर उसने पूरा नहीं किया, मुझसे लेकर नहीं गया, मेरे पास सामान पड़ा, मैं क्या करूंगा, उसको स्क्रैप करूंगा। अब मैं जो स्क्रैप करूंगा मुझे 4000 अलग से मिलेंगे, ठीक हो गया। अब मिस्टर बॉब मेरे पास आया, वो कहता है ये चीज मुझे दे दो, जब मैं उसको बेचूंगा तो ये 4000 जो मुझे मिलने थे ना स्क्रैप करके कहीं से, मुझे अब वो नहीं मिलेंगे, मुझे लूज करना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं लिखूंगा 4000 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मुझे आपका ये आंसर अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल एज पर टर्म, जो यूनिक वर्ड है आपने इसकी कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म में ये रेलिवेंट होगा। फिर उसके बाद ना प्रिपेयरिंग और रिव्यू फी, 100 रुपए प्रिपेयर करने के। अच्छा बताओ, 100 रुपए फ्लैश हार्ट ने किसी को दिया बनाने के लिए, इस 100 की को रिकवरी हो सकती है अगर ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए। अब ये प्रोजेक्ट कैरी ऑन हो या ना हो, 100 रुपए लग चुके हैं बनाने के। फर्ज करो कि आप अकाउंटेंट है और आप ये बना रही हैं, मैं आपको 100 रुपीज देता हूँ, जरा ये बना दें स्टेटमेंट, आपने मुझे बना कर दे दिया। अब आगे से मैं कहता हूँ ये मेरे फायदेमंद नहीं है। हाँ आपको तो मिल गए, पे तो मैंने किया ना, फ्लैश हार्ट ने पे किया। अब मैं मिस्टर बॉब से मेरी नहीं बनती, अब मैं उस प्रोजेक्ट को इनकार कर देता हूँ, लूज कर देता हूँ, तो फिर 100 की रिकवरी मैं नहीं कर सकता। ये 100 वो है जो प्रोजेक्ट के होने पर भी है और ना होने पर भी है, ये मेरा खर्चा ही है, इसकी रिकवरी नहीं है, ये संक कॉस्ट हो गया आपका, ठीक हो गया। जो आपके लिए 100 है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ संक कॉस्ट इररेलेवेंट होगा, इसकी रिकवरी नहीं है, प्रोजेक्ट के होने पे भी है और ना होने पे भी है। उसके बाद ना उसने आपको 150 फी दी थी, आपको आपसे कहता रिव्यू करो, आपने रिव्यू किया, अब इसको डिटेल दे दी, अब वो जाकर देखता है और कंपेयर करता है, नंबर वन, हाँ मेरा प्रोजेक्ट ठीक है, मैं मिस्टर बॉब से पैसे लूं और सामान उसको दे दूं, ओके कर दूं, तो फिर तो बात समझ में आती है कि 150 भी रेलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट के होने पर है। और अगर वो प्रोजेक्ट कामयाब ना हो, आप मिस्टर बॉब को इनकार कर दें, ये जो 150 जो उसने आपको दिए हैं, क्या उसके सेव हो सकते हैं फ्लैश आर्ट के, मुझसे वापस ले सकता है, नहीं, मैं इसको मारूंगा, वो अगर मांगने के लिए आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, ऐसा ही है। यस, दे नहीं देना है, ये प्रोजेक्ट के होने पर भी है और ना होने पर। देखिए, सम कॉस्ट कहते ही उसको है जो माजी में या तो पे कर चुके या पे करने की कमिटमेंट कर चुके, अब इससे बचा नहीं जा सकता। तो ये वाली कॉस्ट भी जो है ना बच्चों आपके लिए 150 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम कॉस्ट इररेलेवेंट होगा। हाँ, इसकी नेचर फिक्स है, जी हाँ, लेकिन हम इसको ना अपने फैक्ट्री के फिक्स पोर्शन में नहीं लिखते, नेचर इसकी फिक्स है। यस, ठीक है। अब इसका टोटल करें तो कितना आता है, 9490, ये इसकी कॉस्ट है, कितनी है, मिनिमम। अच्छा देखो उसने क्या कॉस्ट दी थी, उसने कहा था 6120 कॉस्ट है, ये जो यहाँ पे गिवन है ना ये फर्स्ट पेज पे, उसके मुताबिक इसकी प्राइस कितनी है, 6120। हमारे पास है, हमने क्या कहा कि भाई आपने कॉस्टिंग गलत की है, आपकी जो कॉस्ट पड़ी वो 9490 पड़ती है। अब फ्लैश हार्ट ने क्या करना है, मिस्टर बॉब से वो सेल प्राइस तय करेगा।
अगर वो सेल प्राइस से ज़्यादा हुई, सेल कर देगा और अगर सेल प्राइस से कम हुई, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। इट्स ओके।